सोचो अगर किसी इंसान के पास इतनी ताकत हो कि पूरी दुनिया उससे डरने लगे और उसी ताकत की वजह से उसे धोखा देकर मार दिया जाए, तो क्या होगा अगर वो दोबारा जन्म लेकर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाए। कहानी की शुरुआत में हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट हरियोशी अपनी पावर का यूज़ करके मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। हरियोशी बचपन से ही पावर को हासिल करता है। उसका पावर का मानना यह है कि अगर आप पावरफुल हैं तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। हरियोशी ने आया काशी को हराकर उन्हें अपना गुलाम बनाया होता है। इससे वो मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके यहाँ सभी के साथ अपने प्यारे स्टूडेंट्स को भी बचा लेता है। लेकिन हरू की इतनी ज़्यादा पावर को देखकर एक इंपीरियल कोर्ट का पर्सन डर जाता है और वह हरू येशी के स्टूडेंट्स को बंदी बना लेता है। साथ ही उसके सबसे फेवरेट स्टूडेंट के ही हाथों गलती से वो उसे मरवा देता है। वो स्टूडेंट बेचारी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। हरियोशी अपने मन में कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उन डरपोक कोर्ट वालों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा। हरियोशी यहाँ पर फैसला करता है कि अपनी अगली लाइफ में वो ऐसे फीलिंग्स नहीं रखेगा। इसके बाद हमें ब्लेज लैम्पर्ट नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने तीसरे बेटे सेका की मैजिक पावर को टेस्ट कर रहा होता है। सेका को और नहीं बल्कि हरियोशी ही होता है जो कि अब इस नई दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है जहाँ ह्यूमंस के साथ मैजिक और डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ देखने को मिलता है कि सेका के पास कोई भी मारा नहीं है। ये जानकर उसका बड़ा भाई ग्ले सेका पर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। हालांकि सेका को कोई भी दिक्कत नहीं होती। सेका की माँ एक मिस्ट्रेस थी और उसकी माम के पास भी कोई मैजिक नहीं था। सेका अपने मन में कहता है कि भले ही इस बॉडी में कोई मैजिक नहीं हो लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। आगे हम देखते हैं कि सेका कर्स का यूज़ करके शिकिगामी बनाता है। तभी सेका का भाई ग्ले उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। सेका अपने शिकिगामी से ग्ले पर अटैक करवाता है। तभी यहाँ सबसे बड़ा भाई लफ्ट आ जाता है और वो ग्ले को वहाँ से भगा देता है। लफ्ट ग्ले से कहता है कि तुम ठीक तो हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लफ्ट सेका से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। सेका कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे लफ्ट जो सबसे बड़ा भाई है वो अच्छा है। आगे वो ग्ले को वहाँ से ले जाता है। समय बीतता है और सेका 7 साल का हो जाता है। मिस्ट्रेस का बेटा होने के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो हमेशा अकेला ही रहता है। इस दुनिया में पेपर बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं तो सेका खुद से अपने लिए पेपर्स बनाता है। इनके ज़रिए वो टैलिस्मैन बनाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर सकता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ फॉफ नाम की एक मेड सेका के रोप को लेकर आती है जो कि ईफा को झाड़ियों में मिला था। सेका समझ जाता है कि ये ग्ले का काम है। आगे यहाँ ग्ले भी आ जाता है और वो सेका को चिढ़ाने लगता है कि मैं अभी लगडोनिया मैजिक एकेडमी में जाने वाला हूँ जहाँ ग्रेटेस्ट मेजेस बनते हैं। तभी इनके फादर भी आ जाते हैं जो कि ग्ले और लफ्ट को मैजिक ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे होते हैं। सेका अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। फादर सेका को आने की परमिशन दे देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लफ्ट के पास विंड मैजिक है और ग्ले के पास फायर मैजिक है। साथ ही वह विंड मैजिक को भी यूज़ कर सकता है। सेका का मजाक बनाने के लिए ग्ले उसे कहता है कि तुम भी ट्राई कर सकते हो। सेका भी अपनी हल्की सी पावर दिखाने का सोच लेता है। वो अर्थ के साथ फायर मैजिक को मिक्स कर देता है और एक ब्लू ओनी फायरबॉल को कास्ट कर देता है। इसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्लू फायरबॉल कुछ ऐसा था जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। ग्ले कह रहा होता है कि शायद बैंड के अंदर मेरा थोड़ा सा मैजिक रह गया होगा, लेकिन उनके डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ मैजेस ऐसे भी होते हैं जो मैजिक के साथ जन्म नहीं लेते लेकिन बाद में मैजिक को यूज़ कर लेते हैं। कहा जाता है कि उनके मैजिक का कलर अलग होता है। सेका के मैजिक को देखकर उसके फादर उसके लिए एक ट्यूटर रख देते हैं। साथ ही सेका अपने भाइयों की ट्रेनिंग भी चुपके से देखता रहता है। साल बीत जाते हैं और सेका 11 साल का हो जाता है। वो यहाँ पेपर्स को एक ह्यूमन लाइक शेप देता है। सेका बताता है कि पिछली लाइफ में उसने काफ़ी सारे आया काशी को हराकर सील कर दिया था और वो उन्हें अपने बैटल में यूज़ किया करता था। सील करना यानी यह भी एक प्रकार से किसी को दूसरी दुनिया में भेजने जैसा होता है। अगर सेका डोर बनाता है तो वो उन आया काशी को यहाँ भी समन कर सकता है। टेस्टिंग के लिए सेका यहाँ एक डोर बनाता है और एक आया काशी को समन करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आया काशी आ जाती है। इसका नाम यूकी होता है। पहले की दुनिया में ये एक बड़ी वुमन थी लेकिन इस दुनिया के इन्फ्लुएंस या सेका के स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो सेका की एज की जैसे यहाँ पर समन हो चुकी है। सेका की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो यूकी को वापस भेज रहा होता है लेकिन वो एक क्यूट सी स्मॉल फॉक्स बन के सेका के हेयर्स में आ जाती है और कहती है कि मैं वहाँ पे बोर हो चुकी हूँ, मैं अब से आपके साथ ही रहूँगी। सेका कहता है कि ठीक है, लेकिन अब से तुम मुझे सेका नाम से बुलाओ।
आगे हम देखते हैं कि ईफा के हाथों से गलती से ग्ले के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया होता है, तो वो उसे डांटने लगता है। तभी ग्ले की ईफा पे बुरी नज़र आ जाती है। वो उसे कहता है कि आज रात मेरे रूम में आ जाना, मैं तुम्हें कुछ लेसन सिखाऊंगा। तभी यहाँ पे सेका आ जाता है और वो ग्ले से कहता है कि अगर तुम्हें उसे कुछ सिखाना है तो अभी सिखा दो, मुझे उससे कुछ काम है। ये सुन के ग्ले को सेका पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे पंच करता है पर सेका उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। ग्ले कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप से यहाँ से निकल जाता है। सेका ईफा से कहता है कि तुम्हें उसके रूम में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे ईफा सेका को एक छोटे से इंजर्ड मॉन्स्टर के पास ले आती है और उसे कहती है कि क्या हम इसे बचा सकते हैं। सेका ईफा को दूसरी तरफ देखने को कहता है। वो इस मॉन्स्टर के एक बाल को लेके अपने टैलिस्मैन को यूज़ करके इस मॉन्स्टर को ठीक कर देता है। मॉन्स्टर को ठीक देख के ईफा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सेका से कहती है कि सभी कहते हैं कि तुम मैजिक को यूज़ नहीं कर पाते, पर तुम तो मैजिक को यूज़ कर सकते हो। सच में तुम तो अमेजिंग हो। सेका उसे कहता है कि तुम भी स्पेशल हो। तुम उन चीज़ों को देख सकती हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। ये सुन के ईफा थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। खैर, आगे हमें पता चलता है कि ईफा स्पिरिट और एलिमेंट्स को देख सकती है। इतना ही नहीं, वो उनको कमांड तक दे सकती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेका ने अपनी पिछली लाइफ में स्पिरिट को कमांड देने के बारे में काफ़ी ट्राई किया था, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाया था। तो ईफा अभी उसे मिल गई है, तो ये उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। सेका यहाँ पर अपने एक फायर एलिमेंट को समन करता है और वो ईफा से कहता है कि तुम जैसे एलिमेंट को कमांड देती हो, उसी तरह इसे कमांड देकर गायब कर दो। ईफा पहले एलिमेंट को प्यार से गायब हो जाओ ऐसा कहने लगती है, पर कुछ भी नहीं होता। आखिर में वो चिल्ला के उन्हें यहाँ से गायब होने को कहती है और एलिमेंट यहाँ से गायब हो जाता है। सेका समझ जाता है कि ईफा अभी एलिमेंट को कंट्रोल कर पाए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो ईफा को ट्रेन करने का सोच लेता है। आगे जैसे जैसे इनको समय मिलता है, सेका ईफा को ट्रेन करता रहता है। आगे सेका 12 साल का हो जाता है और हमेशा की तरह उसके बर्थडे पे कुछ भी नहीं होता। आगे सेका और इनके बीच में कुछ शॉर्ट ट्रेनिंग की बातें चल रही होती हैं। तब यहाँ पर एक मेड आ जाती है और वो बताती है कि सिटी के पास एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और वो बहुत ही तेज़ी से इधर आ रहा है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ भी जाता है। मॉन्स्टर को देख के ये डरपोक ग्ले जाकर छुप जाता है। लफ्ट को सेका की चिंता होने लगती है, पर वो देखता है कि सेका तो सीधा मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉन्स्टर ईफा और एक मेड पे अटैक कर देता है। सेका अपनी पावर को यूज़ तो करता है, लेकिन उससे थोड़ी सी देर हो चुकी थी। लेकिन वो देखता है कि मॉन्स्टर के सामने एक फ्लेम जैसी शील्ड आ चुकी है। सेका समझ जाता है कि ये ईफा ने किया है। आगे सेका मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और वो मॉन्स्टर पे पॉइजन से अटैक कर देता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे मर जाता है। सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि सेका ने इतने पावरफुल और बड़े मॉन्स्टर को वन शॉट में ही मार दिया। सभी उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उसके फादर ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पहली बार अब सेका को घर में अच्छे से ट्रीट किया जा रहा होता है, जो कि ग्ले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। सेका के अचीवमेंट के लिए उसके फादर उसको कोई भी रिवॉर्ड देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सेका कहता है कि मैंने अपने दम पर आज तक मैजिक को सीखा है, तो मैं इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिक एकेडमी में जाना चाहता हूँ। ब्लेज भी जानते थे कि सेका कितनी मेहनत करता था, इसलिए वो सेका की रिक्वेस्ट को मान जाते हैं। ये सुन के तो ग्ले को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे सेका एक और रिक्वेस्ट करता है कि वो ईफा को अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सुन के वो भी थोड़ी सी हैरान हो चुकी थी। हालांकि ब्लेस कहता है कि ईफा के पास कोई भी मैजिक नहीं है, तो इसके लिए वो अलाउ नहीं कर सकते। सेका अपने फादर को एक मोमेंट रुकने को कहता है। वो साइड में ईफा को बताता है कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो, जितना हो सके उतना बड़ा फायर एलिमेंट को कास्ट करो। ईफा भी सेका के साथ जाना चाहती थी। वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावरफुल स्पेल को कास्ट कर देती है, जो कि एक मिड लेवल का फायर स्पेल होता है। ये देख के सभी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। ये सब देख के ब्लेज सेका की इस रिक्वेस्ट को भी मान जाते हैं, पर ग्ले इन सब के सख्त खिलाफ होता है। वो कहता है कि हमारे परिवार के 2 बच्चे एक जैसा ही काम नहीं कर सकते। उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ, इसलिए मैं तुम्हें आर्मी में डालने वाला हूँ। ये सुन के ग्ले बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। इसके फादर उसे कहते हैं कि इतने सालों से तुमने अपने मैजिक को इम्प्रूव करने में कुछ भी नहीं किया, या तो तुम बस ऐसे घूमते रहते थे,
या फिर सोर्ड के साथ दिखाई देते थे, इसलिए तुम्हें आर्मी में डाला जाएगा। यह सब सुन के तो ग्ले का गुस्सा सीमा पार कर जाता है और वो सेका को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि ड्यूएल में जो कोई भी जीतेगा वो एकेडमी में जाएगा। ब्लेज सेका से पूछते हैं कि क्या तुम इस ड्यूएल के लिए एग्री करते हो। सेका कहता है कि हाँ। ब्लेज कहते हैं कि ठीक है, कल दोपहर को ड्यूल होगा, मैं जज रहूँगा, पर रियल सोर्ड के साथ फाइट नहीं होगी और ना ही मिड या उससे ज़्यादा हाई लेवल के मैजिक का यूज़ किया जाएगा। आगे रात को हम देखते हैं कि लफ्ट सेका से मिलने के लिए आया होता है। वो उसे बर्थडे विश करता है और उसे प्रेजेंट में एक ग्लास पेन देता है। सेका इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे लफ्ट सेका से कहता है कि कल तुम ग्ले पे ज़रा रहम दिखाना, वो थोड़ा सा पागल है। मैजिक एकेडमी में जाने के बाद पढ़ाई करना। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। सेका लफ्ट को थैंक्स कहता है। आगे सेका अपने प्रेजेंट को देख रहा होता है, लेकिन तभी उस पर कोई विंड से वार करता है। हम देखते हैं कि ये ग्ले ही होता है और वो अभी यहाँ पर सेका को ड्यूल के लिए चैलेंज करने के लिए आया होता है। इनका चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ ग्ले सीधा एक मिड लेवल के स्पेल के साथ सेका पे वार कर देता है। उसे लग रहा होता है कि सेका का तो खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो देखता है कि सेका को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो सेका पे काफ़ी सारे और अटैक करता है, पर सेका अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना देता है। यह सब देख के ग्ले पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसका एक भी अटैक सेका पे असर नहीं कर रहा होता। तभी सेका अपने पावर का यूज़ करके ग्ले को पैरालाइज कर देता है और उसके एक हाथ को मरोड़ देता है। ग्ले दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। वो सेका से कहता है कि तुमने मेरे हाथ के साथ क्या कर दिया। सेका ग्ले के हाथ को ठीक कर देता है और उसे कहता है कि तुम फादर से कह देना कि तुम ड्यूल से पीछे हट चुके हो। सेका ग्ले को बेहोश कर देता है। आगे हमें पता चलता है कि यह सब जो हुआ था वो सब सेका का ही प्लान था, क्योंकि उसे मैजिक एकेडमी में जाना था। उसने 6 महीने पहले से ही अपने एक आयाकाशी को समन करके उसे कहा था कि उस लिजर्ड वाले मॉन्स्टर को फ्री कर दे और सेका के हाउस पे अटैक करवाए। यूकी सेका से पूछती है कि उसने ऐसा टेढ़ा रास्ता क्यों यूज़ किया। अगर वो चाहता तो अपनी पावर का यूज़ करके सीधा ही उसे जो चाहिए वो हासिल कर सकता था। सेका उसे याद दिलाता है कि पिछली लाइफ में उसने यही तो गलती की थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और इसीलिए तो वो नॉर्मल ह्यूमन के हाथों मारा गया था। लेकिन इस वाली लाइफ में सेका इन ह्यूमंस की तरह ही रह के अपनी गोल्स को अचीव करने वाला है। आगे हम देखते हैं कि सेका और इफ़ा लडोनिया मैजिक एकेडमी के लिए निकल रहे होते हैं। लफ्ट इनको गुड बाय करने के लिए आ जाता है। ये दोनों मैजिक एकेडमी के लिए रवाना हो जाते हैं। कैरेज में सेका इफ़ा को एक पेंडेंट देता है। ये सभी मैजिक स्टोन्स होते हैं, जिससे इफ़ा मैजिक को और भी आसानी से यूज़ कर सकती है। सेका का इरादा होता है कि उसे इफ़ा को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। इफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सेका को थैंक्स कहती है। लडोनिया में जाने के लिए इनको 7 दिन लगने वाले होते हैं, जो कि सेका के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि उसे कैरेज सिकनेस थी, जो कि उसके पिछली लाइफ से अभी तक उसके साथ ही है। खैर, जैसे तैसे 7 दिन बीत जाते हैं और ये लडोनिया में पहुंच जाते हैं। आगे हमें यहाँ ब्लेज को दिखाया जाता है, जो कि उस दिन को याद कर रहा होता है जब एक अननोन लेडी ने उसको सेका को अपने हाथ में थमा दिया था। ब्लेज को यह लग रहा होता है कि सेका उसके छोटे भाई गिलबर्ट का बेटा है। गिलबर्ट को बचपन से ही बहुत ही फ्रीली रहने की आदत थी। स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद वो तुरंत एडवेंचरर बन गया, लेकिन अचानक से एक दिन वो डीमन टेरिटरी में गायब हो गया था। इस कंट्री में ब्लैक हेयर और ब्लैक आंखों वाला बच्चा बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। ब्लेज सोच रहा होता है कि कहीं सेका गिलबर्ट और डेमन का तो बेटा नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं थी तो ब्लेज की चिंता कम हो गई। लेकिन आगे जब ब्लेज ने सेका को ब्लू फायर वॉल कास्ट करते हुए देखा तो वो तभी समझ चुके होते हैं कि ये कोई मैजिक नहीं था। साथ ही सेका ने उस मॉन्स्टर को पॉइजन स्लैश करके ख़त्म कर दिया था। इस सब की वजह से ब्लेज को सेका की पावर से डर लग रहा होता है, इसलिए उसने ग्ले को आर्मी में शामिल करवा के सेका को मैजिक एकेडमी में भेज दिया। ब्लेज कहता है कि सेका अपने अभी जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उससे या तो वो नेशन को बचाने वाला हीरो बनेगा या फिर एक डीमन किंग। उसने सेका को मैजिक एकेडमी में भेज दिया क्योंकि गिलबर्ट ने उसे कहा था कि लडोनिया एकेडमी एक अच्छी जगह थी। आगे हम देखते हैं कि वो लडोनिया सिटी में आ जाते हैं। आज के लिए ये दोनों एक होटल में रुक जाते हैं। अगले दिन ये दोनों मैजिक एकेडमी में एग्जामिनेशन के लिए आ जाते हैं। यहाँ चारों तरफ सेका को काफ़ी ज़्यादा मैजिक सेंस हो रहा होता है। एग्ज़ाम होने से पहले यहाँ पर सभी की मैजिक को टेस्ट किया जा रहा था। सेका यहाँ पर आ जाता है और बताता है कि मैं सेका लैम्प्रोज हूँ। लैम्प्रोज फैमिली का नाम सुनते ही सभी का अटेंशन सेका पर आ जाता है, क्योंकि लैम्प्रोज फैमिली एक नोबल फैमिली होने के साथ एक बड़ा मैजिक क्लैन भी होता है।
आगे ईफा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मैं सेका की सर्वेंट हूँ। ये सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक सर्वेंट यहाँ पर स्टूडेंट बन के आई है। आगे लेडी इनको मैजिक टेस्ट करने को कहती है। वो बताती है कि ये तुम्हारे मैजिक पावर को कैलकुलेट करेगा। अगर किसी के पास 4 एलिमेंट का एट्रीब्यूट है तो ये ग्लो करेगा। वैसे मैंने आज तक ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। सेका हमें बताता है कि इस दुनिया में फायर, वाटर, विंड और अर्थ, साथ ही लाइट और शैडो ये एलिमेंट्स हैं। पहले ईफा हाथ रखती है और वो हल्का सा ग्लो हो जाता है। लेडी ईफा को बताती है कि ये कमज़ोर है, पर तुम्हारे पास फायर और विंड एप्टीट्यूड है। आगे सेका हाथ रखता है, लेकिन उसके पास कोई भी मैजिक नहीं होता, तो और ज़रा सा भी ग्लो नहीं होता। लेडी कहती है कि शायद आपके पास लाइट या शैडो एप्टीट्यूड होगा, जो इस ऑर्ब से कैलकुलेट नहीं किया जाता। लेकिन सेका उनसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई भी मैजिक पावर है। क्या बिना मैजिक पावर वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते? लेडी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक चेक करने के लिए है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं है। ये जानने के बाद सभी बातें करने लगते हैं कि ये कमीना नोबल बस कनेक्शन की वजह से यहाँ पर आ पाया है। इनकी बातें सुनकर ईफा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सेका उसे शांत करता है। तभी यहाँ पर एमी नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि एक कॉमनर होती है। वो इन सभी को शांत होने को कहती है। आगे वो ऑर्ब पर हाथ रखती है और हम देखते हैं कि ऑर्ब पूरी तरीके से ग्लो हो जाता है, यानी इसके पास चारों एलिमेंट का एप्टीट्यूड होता है। सेका एमी को थैंक्स कहता है। वो कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, तुम जैसे नोबल कनेक्शन का यूज़ करके यहाँ पर आ जाते हो। तुम जैसे को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम जैसे बिना मैजिक वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सेका यहाँ पर पूरे तरीके से हैरान भी था, क्योंकि इस लड़की को वो जानता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पिछली लाइफ की फेवरेट स्टूडेंट होती है। आगे इनकी रिटन एग्ज़ाम हो जाती है। ईफा थोड़ी सी नर्वस थी कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगी या नहीं। सेका उसे चीयर अप करता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सभी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर एग्जामिनर स्टूडेंट्स को बताता है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके फायर, अर्थ, वाटर, विंड, लाइट और डार्क एप्टीट्यूड को यूज़ करना है। हर एलिमेंट के लिए एक टारगेट दिया गया है। सभी स्टूडेंट इंचैंटमेंट करके अपने अपने एलिमेंट का यूज़ करके टारगेट को हिट कर रहे होते हैं। आगे ईफा की बारी आती है। वो फायर एलिमेंट का यूज़ करके टारगेट पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे टारगेट पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ईफा ने एक मिड लेवल स्पेल को कास्ट कर दिया, और वो भी बिना किसी एन्चेंटमेंट के। एग्जामिनर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि फायर एटीट्यूड के लिए जो टारगेट दिया गया था वो पूरी तरीके से फायर रेजिस्टेंट था, लेकिन फिर भी उसका ये हाल हो गया। आगे ईफा अपने अगले टारगेट पर आती है और वो विंड एलिमेंट का यूज़ करके टारगेट को पूरी तरीके से ही बर्बाद कर देती है। ये सभी फिर से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सेका भी यहाँ पर हैरान था कि ईफा ने इतनी पावरफुल स्पेल को कास्ट कर दिया। वो ईफा की बहुत तारीफ करता है। आगे सेका की बारी आ जाती है। सबको पता था कि सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं है, तो वो सोच रहे होते कि सेका क्या करेगा। यहाँ पर सेका अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके पहले ब्लू फायर बॉल से टारगेट को हिट करता है। इसके बाद अर्थ मैजिक फुलफिल हो, इसलिए वो एक अजीब से स्टोन को बना के टारगेट को तोड़ ही देता है। ये देख के सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि ये कौन सी स्पेल है। एग्जामिनर भी सेका से कहता है कि आखिर ये कौन सी स्पेल है, लेकिन यकीनन सेका बहाना बना के इनको कुछ भी नहीं बताता और वह अपने टारगेट पे चला जाता है। यहाँ पर वह तालिस्मैन का यूज़ करके वाटर को क्रिएट करता है और टारगेट को हिट करता है, जो कि वहाँ पर जाके पूरे तरीके से क्रिस्टल बन जाते हैं। अभी के लिए सेका बस इन 3 एलिमेंट वाले मैजिक को ही यूज़ कर सकता है। सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। आगे हमें शाम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एग्जामिनर के पास एमए की टीचर आ जाती है। यहाँ हमें देखने मिलता है कि एग्जामिनर सेका और ईफा के मैजिक से तो हैरान था ही, लेकिन वो बताता है कि एमए तो हद से ज़्यादा ही पावरफुल है। उसने सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये सब सुनने के बाद एमआई की टीचर कहती है कि शायद से एमआई वो लेजेंड हीरो है, जो डीमन किंग के रिवाइव होने के बाद उसके खिलाफ लड़ेगी। आगे ये दोनों अपने एग्जाम के रिजल्ट को देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ सेका को देखने मिलता है कि वो थर्ड आया है और ईफा सेकंड आई होती है। ये देखने के बाद वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। आगे वो देखता है कि एमए फर्स्ट आई होती है। आगे कुछ दिन के बाद इनको लेटर मिलता है कि अब ये ऑफिशियल अकेडमी डॉम्स में रहने के लिए आ सकते हैं। ये दोनों अकेडमी में आ जाते हैं। आज इंटर सेरेमनी होती है। अकेडमी की तरफ बढ़ते हुए सेका को सेंस होता है कि आसपास कुछ एलिमेंट्स हैं। ईफा देखती है कि सामने काफ़ी सारे डार्क एलिमेंट्स हैं। सेका उधर की तरफ जाता है, जहां उसे एक मैजिकल सर्कल देखने को मिलता है, जिससे उसको कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। पर ईफा इन झमेले में ना पड़े, इसीलिए वो कहता है कि इस सर्कल को अकेडमी के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले सेका यहाँ पर अपने तालिस्मैन को छोड़ देता है, ताकि वो इस एरिया पे नज़र रख पाए। सेरेमनी में सभी दावत का मजा उठा रहे होते हैं और इस साल की सेरेमनी में ईमे स्पीच देने वाली होती है। तब सेका को कुछ सेंस होता है कि मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो गया है
और तभी यहाँ पर 3 लेज़र डीमंस आ जाते हैं। सेका नोटिस करता है कि डीमंस यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। स्टूडेंट्स डीमंस पे स्पेल से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा होता। एक डीमन एक स्टूडेंट को ख़त्म करने के लिए आ ही रहा होता है। सेका उस डीमन पे अटैक करने वाला होता है कि एमे उसे अपनी स्वॉर्ड से स्लैश मारती है और उसके बाद विंड मैजिक का यूज़ करके उन पे काफ़ी सारे अटैक करती है। सेका यहाँ अपने शिनिगामी से मैजिकल सर्कल के कास्टर को ढूंढ लेता है। सेका ईफा के पास आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ही खतरा लगे तो मैजिक का यूज़ करके यहाँ से भाग जाना। इतना कहने के बाद सेका यहाँ से गायब हो जाता है और इस मॉन्स्टर के पास आ जाता है। मॉन्स्टर सेका को एक नॉर्मल सा ह्यूमन समझ के उसे कह रहा होता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन सेका जाने से मना कर देता है। तो वो मॉन्स्टर 3 डीमंस को समन करके सेका पे अटैक कर देता है। सेका 2 डीमंस को तो तुरंत ही खत्म कर देता है और एक डीमन को वो सील कर देता है। सेका की पावर को देखने के बाद ये डीमन भी उसके साथ लड़ने का सोच लेता है। वो सेका को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम गुलगालिस है और ये एक मेटल डीमन है जो फायर और अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। सेका अपने इनविजिबल टैलिस्मन से इस पर अटैक करता है, पर डीमन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के सेका थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सेका फिर से उस पर कुछ अटैक करता है, पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डीमन अपने स्वॉर्ड को सेका की तरफ फेंकता है, पर सेका देखता है कि डीमन ने स्वॉर्ड को बहुत ही धीरे से फेंक दिया है। लेकिन तभी वो स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से वापस आ जाती है, जिससे सेका के गाल पे हल्का सा एक स्लैश लग जाता है। डीमन कहता है कि मैं एक डेविल हूँ, तो मैं डार्क टेलीपोर्टेशन को यूज़ कर सकता हूँ। डीमन सेका पे फिर से अटैक करता है। सेका उसे डॉज करता है, पर डीमन बहुत ही तेजी से सेका के पास आ जाता है और उसको स्लैश मार देता है। सेका अपने तलिस्मान को यूज़ करके बचा जाता है, पर उसका एक हाथ टूट जाता है। आगे सेका को पता चलता है कि ये डीमन यहाँ पर उस लेजेंडरी हीरो को ढूंढने के लिए आए हैं। 12 साल पहले की गई प्रोफेसी के अनुसार रेड हेयर वाली हीरो, जो कि एक ह्यूमन होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके स्ट्रांग होने से पहले ये डीमंस उनको ख़त्म करना चाहते हैं। सेका समझ जाता है कि ये लोग एमो के पीछे हैं। आगे डीमन सेका पे काफ़ी सारे अटैक करके उसके सर को काट डालता है। डीमन को लग रहा होता है कि उसने तो सेका को ख़त्म कर दिया है और वो एमो की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वो पीछे देखता है कि सेका तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। डीमन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सेका पे फिर से अटैक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सेका भी वाटर स्पेल का यूज़ करके डीमन पे अटैक कर देता है, पर ये डीमन टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके फिर से सेका पे अटैक कर देता है। सेका यहाँ पर एक बीस्ट आयाकाशी को समन करके डीमन पे डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन वो डीमन फिर से जैसे तैसे बच जाता है और वो सेका की छाती में अपने हाथ को घुसा देता है। पर यह सब कुछ सेका का प्लान ही होता है। वो डीमन के हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो एक ब्लास्ट कर देता है, फिर अपने तालिस्मैन से टेलीपोर्ट हो जाता है। डीमन को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अपनी असली पावर को अनलीश करने लगता है। सेका भी इसके साथ खेल के अब बोर हो चुका था। वो आयाकाशी मिज़ुची को समन कर लेता है, जो कि सीधा ही इस डीमन पे अटैक कर देता है और ये कुछ ही सेकंड्स में ही इसको खा जाता है। सेका मिज़ुची को फिर से अपनी जगह बुलाने लगता है, पर वो देखता है कि मिज़ुची अपनी विल पे भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सेका जैसे तैसे तालिस्मैन का यूज़ करके फिर से मिज़ुची को अपनी जगह पे भेज देता है। सेका को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मिज़ुची जैसा कमज़ोर आयाकाशी उसके खिलाफ ऐसे रेबेल करेगा, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद से उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। आगे सेका यहाँ सेरेमनी हॉल में फिर से आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एमू ने इन सभी डीमंस को अकेले ही ख़त्म कर दिया। सेका यहाँ पर फैसला कर लेता है कि वो एमू को अपनी दोस्त बनाएगा। वो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ की तरह इस लाइफ में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहूँगा। डीमंस ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन एमू मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊँगा। आगे यहाँ अकेडमी में सेका को 1 मंथ हो जाता है। अकेडमी में जाते समय सेका एमू को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से सेका से कहती है कि मुझ पे एक एहसान करो और कभी भी मुझसे बात मत करो। खैर आगे सेका और ईफा आगे बढ़ते हैं, तभी इनके ऊपर अचानक से एक पॉट गिर रहा होता है। सेका तालिस्मैन का यूज़ करके तुरंत पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। सेका को भी पता नहीं होता है कि यह क्या है, इसलिए वो इसका एक सैंपल ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये पॉट कॉर्डल नाम के एक टीचर से गलती से बाहर गिर गया होता है। टीचर इनको सॉरी कहते हैं। सेका इनसे कहता है कि हम ठीक हैं, लेकिन इसमें क्या है। टीचर बताते हैं कि इसमें उन डीमन मॉन्स्टर्स का ब्लड है, इसे वो अपने रिसर्च में यूज़ करने वाले हैं। आगे ये दोनों अपने क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर क्लास ख़त्म भी हो गई होती है। टीचर बताती है कि अगले वीक स्कूल की एनिवर्सरी है, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए एमू और ईफा, जो कि टॉप ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनको लाडोनिया फॉरेस्ट में न्यू स्टूडेंट ऑफरिंग के लिए टेंपल में जाना था। सेका को याद आता है कि ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पर वो मैजिकल सर्कल था। सेका समझ जाता है कि ईफा का वहाँ जाना खतरनाक होगा। वो टीचर से कहता है कि ईफा के बदले मैं वहाँ पर जाऊँगा। ईफा भी इसके लिए हाँ कर देती है। आगे ईफा को लग रहा होता है कि सेका एमू को पसंद करता है। सेका उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एमू के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है क्योंकि वो स्ट्रांग है। ईफा कहती है कि मैं भी स्ट्रांग बनूंगी, अभी और भी एलिमेंट्स मेरे पास आने लगे हैं और वो मेरी बात भी सुनते हैं।
सेका ईफा को समझाता है कि फ्यूचर में एमू एक ऐसी पर्सन बनने वाली है जिसकी सभी तारीफ करेंगे, साथ ही उसे डरेंगे भी। सेका ईफा को भरोसा दिलाता है कि वह उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला है। आगे सेरेमनी का दिन आ जाता है। ये दोनों फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। एमू सेका से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल सर्वेंट है, तुमने तो उसके साथ सब कुछ कर दिया होगा, क्या तुम्हारा मन उससे भर चुका है। सेका एमू को समझाता है कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। साथ ही यहाँ पर सेका समझ गया होता है कि एमू को डर्टी बातें करना पसंद है। आगे बढ़ते हुए अचानक से एमू का हेड दर्द करने लगता है। साथ ही साइड में सेका को यहाँ पर एक मैजिकल सर्कल दिखाई देता है। मैजिकल सर्कल ग्लो हो जाता है और ये दोनों एक डेंजर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आते ही इनके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स लग जाते हैं जिनको एमू काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। सेका वुड स्पेल का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। सेका अपने तालिस्मैन से यहाँ पर लाइट बनाता है। ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी कि सेका ऐसा भी कुछ कर सकता है। सेका तालिस्मैन को यहाँ पर छत पर भी चिपका रहा होता है ताकि स्कूल के बाहर के बी में कन्वर्ट किए गए शिकिगामी इनको ट्रैक कर सके। इससे सेका जान जाएगा कि वो अभी कहाँ पर है। आगे बढ़ते समय इनके सामने कुछ हाई लेवल के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एमू उनको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही होती है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसे पंच कर देता है। सेका वुड स्पेल से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। एमू यहाँ पर बेहोश हो जाती है तो सेका जायंट सेंटीपीड आयाकाशी को समन करके सामने वाले सभी मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। थोड़ी देर के बाद एमू उठ जाती है। वो देखती है कि सेका ने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तभी फिर से एमू का हेड दर्द करने लगता है। सेका समझ जाता है कि एमू पे किसी ने कर्स लगा दिया है। वो यहाँ पर एक बैरियर बनाता है जिसके अंदर कर्स वर्क नहीं करता। एमू को भी पता था कि एकेडमी में आने के बाद से उसे कुछ अजीब फील हो रहा है, पर उसे यह पता नहीं था कि यह कोई कर्स था। एमू कहती है कि उसने तो अपनी बॉडी पे कहीं पे भी कर्स का निशान नहीं देखा। सेका कहता है कि बॉडी के कुछ ऐसे भी हिस्से होते हैं जिन्हें हम खुद से नहीं देख सकते। ये सुन के एमू शर्मा जाती है। खैर, कर्स का निशान देखना ज़रूरी था, तो एमू सेका को अपनी पीठ दिखाती है, पर सेका देखता है कि यहाँ पर भी कोई भी कर्स का निशान नहीं है। वो कहता है कि शायद से निशान बहुत ही छोटा या तुम्हारी बॉडी के कलर जैसा होगा, इस वजह से वो नहीं दिखाई दे रहा। आगे सेका एमे के एक हेयर को लेकर उसका एक सब्स्टिट्यूट यानी क्लोन बना लेता है और कर्स को उसमें शिफ्ट कर देता है। इससे बैरियर के बाहर भी एमू को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इनके बीच में अपनी फैमिली को लेकर थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बातें होती हैं, जिससे एमू को सेका के बारे में पता चलता है कि भले ही वो एक नोबल फैमिली से है, लेकिन वो एक मिस्ट्रेस का बेटा है, तो उसे घर में कोई भी ज़्यादा भाव नहीं देता। सेका को भी एमू के बारे में पता चलता है कि उसे बचपन से ही फाइटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके फादर एक एडवेंचरर हैं और उसके मदर का एडवेंचरर गिल्ड में काफ़ी बड़ा नाम है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय ये लोग काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करते हैं। इसके बाद वो डंजन के बॉस के रूम में आ जाते हैं। सेका वुड स्पेल से मॉन्स्टर पे अटैक करता है। मॉन्स्टर भी सेका पे एसिड से हमला कर देता है, हालांकि सेका उसे डॉज कर लेता है। पीछे से एमू विंड स्पेल से मॉन्स्टर पे अटैक करती है। सेका मेटल प्रॉपर्टी का यूज़ करके मॉन्स्टर के मुंह के अंदर एक एक्सप्लोडिंग नेल को घुसा देता है और एमू को उधर फायरबॉल यूज़ करने को कहता है। एमू फायरबॉल को यूज़ करके मॉन्स्टर के मुंह पे हमला कर देती है और वो नेल एक्सप्लोड हो जाता है। एमू मॉन्स्टर के सिर पे अपनी सोर्ड घुसा देती है और यह मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। एमू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो खुशी के मारे सेका के गले ही लग जाती है। आगे इनको यहाँ पर एक सोर्ड और उसके साथ एक रिंग भी मिलती है। सेका सोर्ड को यूज़ नहीं करता, तो वो उसे एमू को दे देता है और रिंग को अपने लिए रख लेता है। आगे ये लोग इस डंजन के बाहर भी आ जाते हैं। इसके बाद ये टीचर को सब कुछ रिपोर्ट कर देते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ। टीचर्स को भी पता नहीं था कि टेम्पल के पास कोई ऐसा डंजन है। आगे सेका को अपने शिकिगामी के जरिए पता चल गया होता है कि अभी तक यह सब जो कांड हुआ है, इसके पीछे कॉर्डल टीचर है। सेका इनके पास आ जाता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कॉर्डल एक डीमन है और शुरू से ही वो ऐसे स्पेल्स बना के हीरो यानी एमू को ख़त्म करने का प्लान बना रहा था। कॉर्डल ने ही एमू पे वो कर्ज लगाया था। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश था कि एमू कर्ज से धीरे धीरे अब मर जाएगी, लेकिन सेका उसे बताता है कि एमू के ऊपर का कर्ज कब का हट चुका है। ये सुन के कॉर्डल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। सेका कॉर्डल को मॉन्स्टर के ब्लड से लगा हुआ तालिस्मन दिखाता है। सेका सब कुछ समझ चुका था कि उन डीमन मॉन्स्टर्स के ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद कर्स लग जाता है और एमू ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दिया था, तो उस पे उन मॉन्स्टर्स का ब्लड भी लग गया था। इसी तरह से उस पे वो कर्स भी लग गया। कॉर्डल पूरी तरीके से हैरान था कि सेका को उसके कर्स के बारे में आखिर कैसे पता चल गया। सेका उसे सील किए हुए डीमन को समन करता है और उसके ब्लड को अपने ऊपर ले लेता है। फिर एक एक्सपेरिमेंट करके कर्स को खुद पर लगवा देता है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट करके इस कर्स को अपने ओनर पे शिफ्ट कर देता है। टर्डेल ने क्रिएट किया हुआ कर्स उस पे ही लग जाता है। उसके मुंह, आंख और कान से खून निकलने लगता है और वह तड़प तड़प के मर जाता है।
आगे सेका वे रिंग ईफा को दे देता है। इससे एलिमेंट और भी उससे गुल मिल रहे होते हैं। तभी सामने से ईमू जा रही होती है। सेका उसे हाई कहता है, लेकिन वो सेका से कहती है कि मुझसे बात मत करना। ये सुन के सेका भाई परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ईमू और ईफा इन दोनों की ऑलरेडी फ्रेंडशिप हो गई होती है। यूका सेका से कहती है कि वो बस तुमसे शर्मा रही है। फिर से इंटेंस सेरेमनी चल रही होती है। पिछले वाले डीमन अटैक के बाद से अब तक दूसरा कोई भी अटैक नहीं हुआ। फिर भी सिक्योरिटी के लिए सैका हर कहीं अपने तालिस्मन लगा रखा होता है। 1 साल के अंदर सैका, ईफा और ईमू की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। ईफा आगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सेका के पास आकर उसे कहते हैं कि सेका और ईफा को कल शाम प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया है। अगले दिन शाम को ये प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल एक डेमी ह्यूमन है। खैर, प्रिंसिपल ने यहाँ सेका को एक न्यू स्टूडेंट मेबल क्रेन के साथ कैपिटल के मिक्स्ड कॉम्बैट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया होता है। इस एकेडमी को 2 स्लॉट मिल गए होते हैं, तो इस न्यू स्टूडेंट मेबल और सेका को यहाँ चुना जाता है। और ईफा सेका की सर्वेंट है, तो वो उसके साथ ही जाएगी। आगे सेका यहाँ ईमू को बता देता है कि ऑफिस में क्या क्या हुआ। ये सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसको क्यों नहीं चुना गया। सेका उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने उसे कहा है कि इस टूर्नामेंट के लिए वही और वो न्यू स्टूडेंट ही ठीक है। सेका ईमू को शांत करने के लिए उसे कहता है कि शायद तुम इस टूर्नामेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो, इसलिए हमको चुना गया है। आगे चलते हुए ईमू मेबल के बारे में कह रही होती है कि शायद किसी नोबल ने उसे चुना होगा। वो तो टूर्नामेंट शुरू होते ही पीछे हट जाएगी। वो ये सब बस किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रही होगी। पक्का उसने कभी भी रियल फाइट को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। नंबर 6। तभी मेबल वहाँ आ जाती है। उसने ये सब कुछ सुन लिया होता है। वो ईमू से कहती है कि तुम हो जिसने कभी भी रियल हार्डशिप को नहीं सहा। तुमको बस इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम वीक हो। इन दोनों के बीच में मामला थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ईमू साइड की 2 स्टूडेंट से प्रैक्टिस सोड ले लेती है और इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मेबल डार्क मैजिक का यूज़ कर रही होती है। ये बात सेका समझ जाता है। आपके बीच मेबल डार्क मैजिक तो के अंदर। खैर, ईमू कोई भी मैजिक यूज़ नहीं कर रही थी, तो वो मेबल से हार जाती है। मेबल ने मैजिक यूज़ किया था, इसके बारे में ईमू को भी पता चल जाता है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हम मैजिक को भी यूज़ करने वाले हैं। मेबल उसे कहती है कि ये सब कहने से क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें दूसरा चांस मिलने वाला है। ये सुन के ईमू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मेबल सेका से भी कहती है कि अगर तुम इस टूर्नामेंट को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो इससे पीछे हट जाओ, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी हर्ट नहीं होने वाला। इतना कहकर मेबल वहाँ से जाने लगती है। ये दोनों ईमू को चेयर अप करने के लिए आ जाते हैं, पर वो देखते हैं कि ईमू ठीक ही है। ईमू कहती है कि इसने यहाँ पर एक फैसला कर लिया है। आगे ये कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि ईमू भी इनके साथ आई होती है। इनके साथ आना ही उसका फैसला था। यकीनन वो स्कूल से बिना परमिशन के ही इनके साथ जा रही होती है। खैर, सेका भी समझ गया था कि ईमू मेबल की फाइट देखना चाहती है और इसीलिए वो उनके साथ आ रही है। थोड़ी देर बाद ये कैपिटल में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैरेज में आने की वजह से सेका की बैंड बच गई होती है और मेबल यहाँ से कहीं गायब हो चुकी होती है। आगे ये सभी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ टूर्नामेंट होने वाला है। सेका यहाँ देखता है कि अगर वो और मेबल लगातार जीते हैं तो सेमीफाइनल्स में उन दोनों को एक दूसरे से लड़ना होगा। आगे सेका इनसे कहता है कि मैं तो रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों सिटी घूम लो। ये दोनों सिटी घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। सेका वहाँ पर अपने टालिस्मैन को फैला देता है ताकि वो जान पाए कि आखिर ईमू को टूर्नामेंट में चूज क्यों नहीं किया गया। आगे टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पता चलता है कि इस साल रूल्स में बदलाव किया गया है, जिससे स्टूडेंट अब मैजिक को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही सभी स्टूडेंट्स को कोई भी कैजुअलिटी ना हो, इसलिए एक एमुलेट दिया गया होता है। अगर स्टूडेंट को कोई भी डैमेज हो जाता है तो वो इस एमुलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा होगा तो ये एमुलेट टूट भी सकता है। सबसे पहला मैच सेका और एक स्पोर्ट्समैन डेनिस रीगन का होता है, जहाँ रेगन को लग रहा होता है कि वो तो सेका को बहुत ही आसानी से हरा देगा। रेगन सेका के अंदर अपनी सोर्ड को घुसा देता है, पर सेका टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और इंटरनल रिलीज स्पेल से रेगन को वन शॉट कर देता है और वह इससे मैच जीत जाता है। रेगन का आमलेट टूट जाता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है क्योंकि सेका ने उतनी ज़्यादा पावर को यूज़ नहीं किया होता जिससे कि वह मर जाए। यहाँ सेका की पावर को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस प्रकार का मैजिक था। आगे सेका अपने शिकिगामी से देखता है कि अभी सब कुछ ठीक है। इसके बाद एक वाटर मेज बेलम और काइल नाम के एक स्वर्ड्समैन के बीच मैच होती है, जहां अनाउंसर बताती है कि इनको अभी काइल के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैच स्टार्ट हो जाता है।
काइल यहाँ पर अपनी ईवल आई को यूज करता है, जिससे बेलम एक ही जगह पर स्टिक हो जाता है। दूर से देखने के बाद सेका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सीन है। आगे काइल बेलम को वन स्लैश मारकर उसे खत्म कर देता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि बेलम आखिर अपनी जगह से हिला क्यों नहीं। खैर, बाद में सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये सब देखकर सेका अपने मन में कहता है कि लगता है इस दुनिया में भी लोगों को दूसरों को मरते हुए देखकर मजा आता है। सेका शिकिगामी से काइल को देखने लगता है और उसे देखने को मिलता है कि काइल के पास एक ईवल आई है। साथ ही शुरू से ही उसके एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। सेका समझ जाता है कि किसी ने इसको कर्स कर दिया है और इसकी बॉडी का यूज़ किया जा रहा है, और उस ईवल आई की वजह से ही बलम अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। आगे सेका की फाइट लेडी लेबनार से होने वाली होती है, जिसके पास एक एंटी मैजिक गोलम होता है। वो सेका से कहती है कि इसके खिलाफ तुम जीत ही नहीं पाओगे। सेका यहाँ पर बहुत ही तेजी से आयाकाशी सर्कल विसल को समन करता है, जो कि इस गोलम को काट डालता है और ये गोलम डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी को लग रहा होता है कि सेका ने विंड मैजिक को यूज करके गोलम को डिस्ट्रॉय किया है। लेबनार सरेंडर कर देती है और विनर सेका बन जाता है। आगे सेका यहाँ पर इनके पास आ जाता है, जहाँ काइल के मैच को देखने के बाद ईफा सेका के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही होती है। सेका उसे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। मेबल का फर्स्ट राउंड हमें नहीं दिखाया गया, पर सेका से हमें पता चलता है कि उसने फर्स्ट राउंड पास कर लिया है। अब उसके सेकेंड राउंड में हॉलो नाम का एक मेज उसका ओपोनेंट होता है। हॉलो शुरू से नॉर्मल से रॉक्स बनाकर मेबल पर हमला करता है, पर इससे कुछ भी नहीं हो रहा होता। मेबल आसानी से उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। मेबल को इसे पास करते हैं, इसलिए हॉलो इरिटेटेड होकर एक मिड लेवल स्पेल को कास्ट करके एक बड़े से स्लैब्स बनाता है। पर मेबल अपने डैगर से वॉर करती है और वो मिड एयर में ही डैगर्स को ग्रेविटी मैजिक से बहुत ही ज़्यादा हेवी बना देती है, जिससे स्लैब्स बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। साथ ही ये सब वो बिना किसी इनकैंटेशन के कर रही होती है। मेबल के इस लेवल को देखने के बाद ये तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सेका समझ जाता है कि मेबल ने कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की है। आगे मेबल अपने स्वॉर्ड से हॉलो के वाहन को तोड़ देती है, जिससे हॉलो सरेंडर कर लेता है। अनाउंसर कहता है कि स्वॉर्ड ऑफ द रेड हेयर हीरो जीत गई है। ये सुनकर सेका थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अनाउंसर ने मेबल को हीरो क्यों कहा। ईमू उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, सेकेंड हीरो जो था उसे मेबल नाम से जाना जाता था। ये सुनकर सेका समझ जाता है कि आखिर मैटर क्या है। आगे अर्ली मॉर्निंग में सेका एक बंदे को किसी को मैसेज भेजते हुए पकड़ लेता है। ये बंदा शाना बनकर सेका को खत्म करने की कोशिश करता है, पर सेका इसे फेज ऑफ हुड से पकड़ लेता है। सेका ने ऑलरेडी अपने शिकिगामी से इस बंदे को देख लिया था कि ये कुछ तो गड़बड़ है। सेका इससे पूछता है कि बताओ तुम क्या रिपोर्ट करने वाले थे, लेकिन ये बंदा सेका को कुछ भी बताने वाला नहीं था। तो सेका यहाँ पर साटोरी नाम के आकाशी को समन करता है, जो कि माइंड को पढ़ सकता है। यहाँ सेका को पता चलता है कि इस बंदे को किसी बफिन नाम के आदमी ने भेजा था ताकि हीरो मेबल को ख़त्म कर दे। ये जो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है जो हीरो को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्होंने जिन डीमंस को पिछले साल रेड हेयर वाली लड़की को मारने के लिए भेजा था, वो तो स्कूल में ही कहीं गायब हो गए। तो अब इनको ये यकीन हो गया होता है कि मेबल ही हीरो है, क्योंकि वो एक लड़की है, उसके बाल रेड हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। सेका सटोरी के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वो रिवॉर्ड में वो उस बंदे को उसको खाने देता है। सब काम होने के बाद सेका इसे फिर से भेज देता है। आगे सेका इस मैसेज को भी देखता है, पर यहाँ की लैंग्वेज उसे पता नहीं होती, तो वो उसे जला देता है। खैर, लेकिन उसको इतना तो समझ आ गया था कि स्कूल क्या चाहता है। जब डीमन को रियल हीरो यानी ईमू के बारे में पता चल गया था, तो स्कूल को भी ये बात पता चल चुकी थी कि ईमू ही हीरो है। जो भी डीमंस ये जानते थे कि ईमू रियल हीरो है, सेका ने उन सभी को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था। तो स्कूल रियल हीरो ईमू की आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है, इसलिए मेबल को यहाँ फेक हीरो बनाकर भेज दिया गया होता है ताकि वो टूर्नामेंट को जीते और सारा अटेंशन उसकी तरफ आ जाए। अब सेका को बस ये जानना है कि मेबल कौन है और वो कहाँ से आई है, जिससे उसे ये भी पता चलेगा कि आखिर प्रिंसिपल ने उसे यहाँ क्यों भेजा। आगे हम देखते हैं कि काइल अपने सेकंड मैच को भी काफ़ी आसानी से जीत जाता है। फिर रेंच नाम का एक नाइट जो कि 4 एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता है, वो अपनी फर्स्ट और सेकंड मैच को आसानी से जीत गया होता है। सेका के थर्ड राउंड में उसका ओपोनेंट एक नेक्रोलॉजी नाइट होती है। वो सेका से कहती है कि तुम उन सबसे स्ट्रांग हो, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मैं होल्ड बैक नहीं करूँगी, तुम मारे भी जा सकते हो। लेकिन सेका उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें फाइनल्स में जाना है तो तुम्हें मुझे हरा कर जाना होगा। तभी पीछे से अनाउंसर अनाउंस करती है कि काइल से डर के एक बंदा मैच से पीछे हट गया होता है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। लेकिन एक मैच कैंसिल हो गया था
रेंस और काइल के बीच का सेमीफाइनल वाला मैच आज ही कराया जाता है। इनका मैच स्टार्ट हो जाता है जहां इवल आई से बचने के लिए रेंस अपने ऊपर लाइट मैजिक का बफ लगा देता है। काइल आगे बढ़ रहा होता है, रेंस उस पर अलग अलग स्पेल्स से हमला कर रहा होता है, पर काइल पर उनका कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। सेका समझ जाता है कि काइल ये सब ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करके कर रहा है। रेंस यहाँ पर काफ़ी सारे गोलेम्स बनाता है, लेकिन काइल डार्क एलिमेंट शैडो मैजिक का यूज़ करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। रेंस काफ़ी गुस्से में काइल पर अटैक कर देता है, पर काइल अपने शैडो का यूज़ करके रेंस को जकड़ लेता है। वो उसे ख़त्म करने ही वाला होता है। ये अनाउंसर बताती है कि जजेस ने फैसला किया है कि काइल विनर है और इससे रेंस जैसे तैसे बच जाता है। आगे हम रात को देखते हैं कि यूकी अपने ह्यूमन फॉर्म में सेका के साथ सोना चाहती थी। तभी सेका अपने शिकिगामी से देखता है कि मेबल उस पर अटैक कर रही है। वो तुरंत बेड से साइड हो जाता है। आगे इनके बीच थोड़ी सी फाइट हो जाती है जहाँ सेका मेबल को काफ़ी ज़्यादा थका देता है। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है जो इनसे कह रहा होता है कि यहाँ पर तोड़फोड़ मत करो। मेबल उस पर डैगर मारती है जिससे सेका का ध्यान हट जाता है। सेका यहाँ देखता है कि मेबल वहाँ से जा चुकी है। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हेयर पिन टूट गई थी। हम देखते हैं कि ये सब मेबल याद कर रही होती है। आगे यहाँ पर सेका भी आ जाता है। उसे देखकर मेबल फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, पर सेका उसे बताता है कि मैं यहाँ तुमसे बस बात करने के लिए आया हूँ। सेका को यहाँ पर पता चलता है कि मेबल बस उसे इंजर्ड करना चाहती थी ताकि वो कल के मैच में हिस्सा ना ले पाए। मेबल एक बार फिर सेका को पीछे हटने को कहती है, लेकिन सेका उसे बता देता है कि मुझे पता है तुम यहाँ ईमू की जगह फेक हीरो बनकर आई हो। ये जानने के बाद मेबल सेका को बताती है कि उसे यहाँ काइल के हाथों मरना है ताकि डीमन सोचें कि हीरो मर चुकी है। रोबरात मर्चेंट एसोसिएशन स्लेव किए गए बच्चों में से पोटेंशियल वाले बच्चों को लेते हैं और उनको मर्सनरीज यानी हत्यारा बनाने के लिए तैयार करते हैं। काइल और मेबल को भी उन्हीं लोगों ने ट्रेन किया होता है। मर्चेंट एसोसिएशन के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो टेस्ट कर रहे हैं कि काइल परफेक्ट मर्सनरी बना है या नहीं। मर्सनरी बनाने के लिए एसोसिएशन वाले स्कल के अंदर एक होल बनाकर ब्रेन के अंदर मैजिक डालते हैं। इससे डर, गुस्सा, हेजिटेशन ये कुछ भी फील नहीं होता। इस मेथड से परफेक्ट मर्सनरी बनाया जाता है जो कि बस अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। पहले इन 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था जो साथ ट्रेन होकर बड़े हुए थे, पर इनमें से बस एक ही मर्सनरी बनने वाला था और उसको बाकी 3 फ्रेंड्स को ख़त्म करना था, जिसमें काइल ने 2 फ्रेंड्स को ऑलरेडी मार दिया होता है और मेबल को इस टूर्नामेंट में उसे मारना है। और मेबल आगे ये भी बताती है कि वो यहाँ काइल को ख़त्म करके अपना रिवेंज लेने के लिए आई है, क्योंकि काइल ने उसके बड़े भाई को मार दिया था। लेकिन सेका यहाँ पर सब कुछ समझ गया होता है। उसे पता चल गया था कि काइल ही मेबल का बड़ा भाई है। मेबल ने अपने हेयर को रेड डाई किया है और उसकी आंखें भी काइल की तरह ही हैं। मेबल हैरान हो जाती है कि सेका को इसके बारे में कैसे पता। वो सेका को बता देती है कि सर्जरी होने से पहले उसके भाई ने उसे कहा था कि अगर वो खुद के होश में ना रहे तो मेबल उसे फ्री कर दे। इसीलिए मेबल को काइल के खिलाफ फाइनल्स में फाइट करनी ही है। भले ही वो फाइट में हार जाए, जीत जाए या फिर यहाँ से कुछ भी किए बिना भाग जाए, लेकिन मर्चेंट ग्रुप वाले आखिर में उसे ख़त्म कर ही देंगे। ये सब सुनने के बाद सेका फैसला कर लेता है कि अब वो काइल को हरा देगा और मेबल को प्रोटेक्ट करेगा। वो मेबल से कहता है कि अब से तुम अकेडमी में रहोगी। मेबल कहती है कि पर मर्चेंट ग्रुप वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। सेका उसे कहता है कि मेरे होते हुए वो तुम्हें उंगली भी नहीं लगा सकते क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हारा बड़ा भाई खुश होता तो वो ये तो नहीं चाहता कि उसकी बहन मारी जाए। ये सब सुनकर मेबल सेका को थैंक्स कहती है, लेकिन आगे वो ये भी कहती है कि मैं कल तुम्हारे खिलाफ अपना पूरा जोर लगाकर लड़ने वाली हूँ। सेका कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। अगले दिन सेका और मेबल की सेमीफाइनल मैच होने जा रही होती है। इनमें से जो भी जीतेगा वो फाइनल्स में काइल के खिलाफ लड़ेगा। यहाँ मेबल अब अपने असली वेपन के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। उसने अब फेक हीरो प्रिटेंड करना बंद कर दिया होता है। मेबल बहुत ही स्पीड के साथ सेका पर अटैक कर देती है। सेका उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो तुरंत सेका पर दूसरा अटैक कर देती है। सेका अपने तैलिस्मान से टेलीपोर्ट हो जाता है। सेका समझ जाता है कि मेबल ने ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करके अपने वेपन को हल्का बना दिया है और उसी वजह से वो इतनी तेज़ी से अटैक कर पा रही है। सेका मेबल पर कुछ स्टोन्स फेंकता है। मेबल नीचे आकर सेका पर कुछ डैगर्स फेंकती है और उनको एयर में ग्रेविटी मैजिक से हैवी बना देती है। पर सेका यहाँ पर अपना बैरियर बना लेता है जिस पर डैगर का कुछ भी असर नहीं होता। इसके बाद सेका फेस ऑफ वुड से मेबल को पकड़ लेता है, लेकिन मेबल को पकड़ने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। वो इसे तोड़ देती है और सेका पर हमला करने के लिए आ रही होती है, पर सेका इसके वेपन को 1000 टाइम्स हैवी बना देता है जिससे वो अपने वेपन को उठा ही नहीं पा रही होती। फिर आगे सेका मर्क्यूरी वाइन से मेबल को पकड़ लेता है। मेबल को लगता है कि वो इसे भी बहुत ही आसानी से तोड़ देगी, लेकिन ये वाइन्स मर्क्यूरी से बने होते हैं। मेबल इसका कुछ भी नहीं कर पा रही होती। सेका मेबल के वेपन को बहुत ही ज़्यादा लाइटर बना के उठा लेता है और इसके बाद जजेस के वोट से सेका ही इस मैच का विनर हो जाता है। आगे सेका और काइल में फाइनल मैच स्टार्ट होने वाली होती है।
मेबल की जगह यहाँ सेका को देखने के बाद काइल थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि मेबल को ख़त्म करना ही उसका मिशन था। सेका काइल से कहता है कि इस मैच में तुम्हारे हारने के बाद मैं तुमसे मेबल से माफ़ी मंगवाऊंगा। आगे इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। काइल इविल आई को यूज़ करता है, पर सेका यहाँ पर ऑलरेडी एक रेड फॉग को फैला देता है ताकि ऑडियंस कुछ भी ना देख पाए। सेका मर्क्यूरी वाइन से काइल को पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने शैडो मैजिक का यूज़ करके इससे छूट जाता है और साथ ही सेका पर भी अटैक करता है। पर सेका अपने बैरियर का यूज़ करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद उशियोनी आयाकाशी को समन करता है। काइल इस आयाकाशी पर अटैक तो करता है, पर इसका कुछ भी नहीं होता। आयाकाशी एक ही बार में काइल को नॉकआउट कर देता है। सेका आयाकाशी को वापस भेज देता है। आगे सेका जैसे ही काइल के पास आता है, वो देखता है कि काइल की बॉडी से एक सील स्पेल बाहर आ रहा है। सेका तुरंत यहाँ पर एक बैरियर बना देता है और इस स्पेल को नल कर देता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से काइल पर लगे हुए कर्स से उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने लगती है। सेका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। काइल अपने सेंसेस में आ गया होता है। वो सेका को मेबल से कुछ कहने को कहता है और मर जाता है। सेका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो काइल को डेथ से फिर से रिवाइव करने लगता है, लेकिन यूकी उसे समझाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो सभी को पता चल जाएगा कि आप कौन हो। आपको पता है ना कि आप यहाँ पर फिर से रीइंकार्नेट क्यों हुए हैं। ये सब सुनकर सेका अपने सेंसेस में आ जाता है और वो स्पेल को बंद कर देता है। आगे टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। सेका ने सभी को ये बता दिया होता है कि उसने काइल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गायब हो चुकी है। आगे सेका मेबल को वहाँ पर ले आता है जहाँ पर उसने काइल की बॉडी को दफनाया था। सेका उसे कहता है कि कायल ने उसके लिए एक मैसेज दिया है। कायल 4 लीफ क्लोवर के लिए मेबल को माफ़ी मांगता है। ये सुन के मेबल रोने लगती है। वो बताती है कि सर्जरी के कुछ समय पहले मेरे भाई ने मेरे 4 लीफ क्लोवर हेयर पिन को गलती से तोड़ दिया था, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। उसकी वजह से हम दोनों में थोड़ी बहस भी हो गई थी। आगे सभी एकेडमी की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर पहले आमू यहाँ मेबल के साथ एक फ़ाइट करती है और सेम मेबल की टेक्निक के साथ वो उसको हरा देती है। खैर, इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और ये एकेडमी में आ जाते हैं। सेका यहाँ पर प्रिंसिपल के पास आ जाता है। सेका को पता चल गया होता है कि प्रिंसिपल ने उसको मेबल के साथ इसलिए भेजा ताकि वो उसे बचा पाए और वापस से मेबल को स्कूल में ले आ पाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी सके। प्रिंसिपल के प्लान से मर्चेंट एसोसिएशन का मर्चेंट स्काई भी मारा गया और अब मेबल भी इनके पास ही है। सेका प्रिंसिपल को बस एक सवाल पूछता है कि आपको क्यों लगा कि मैं टूर्नामेंट को जीत पाऊंगा। प्रिंसिपल कहती है कि मैंने बहुत लंबे समय से ज़िंदगी जी है, बस किसी को देखने से ही मैं समझ जाती हूँ कि वो कितना स्ट्रांग है। आगे हम मेबल को अपने ओरिजिनल स्काई ब्लू हेयर्स में देखते हैं। अब वो यहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। आगे समर की छुट्टियाँ आ जाती हैं। एमी को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना था और मेबल को और भी स्टडीज़ में फोकस करना होता है। सेका के डैड को एस्टोरिया किंगडम में एक ड्रैगन को इन्वेस्टिगेशन करने का मिशन आया था, पर वो बिजी थे तो उन्होंने ये मिशन सेका को करने के लिए कहा है। तो सेका और ईफा एस्टोरिया किंगडम में जाने वाले होते हैं। तब यहाँ पे एस्टोरिया किंगडम का प्रिंस के लिए आ जाता है, जो कि सेका को मिशन की और भी ज़्यादा डिटेल्स बताने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर उसका दिल आइफा पे आ गया होता है। वो सीधा ही उसे प्रपोज कर लेता है और अपने हैरम में ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट करता है। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन यकीनन ईफा इसके लिए मना कर देती है। वह कहती है कि मैं सेका के सर्वेंट हूँ। प्रिंस की असिस्टेंट लिज उसे समझाती है कि यह कोई जगह नहीं है जहाँ पर ऐसी बातें की जाए। आगे सभी एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ प्रिंस सेका को बताते हैं कि एस्टोरिया के हार्मनी में पिछले 100 सालों से रहने वाला ड्रैगन अचानक से ही अलग बिहेवियर करने लगा है। अभी तक वो ड्रैगन इनके हेल्प ही किया करता था, पर अब वो कासल में हमला कर रहा है। सेका पूछता है कि ड्रैगन आखिर किंगडम में रहता ही क्यों है। प्रिंस बताता है कि कहा जाता है सदियों पहले किंगडम की क्वीन ने ड्रैगन के अंडे को हैच करने में हेल्प की थी और उसके बाद से ड्रैगन्स किंगडम को प्रोटेक्ट करने लगे। आगे प्रिंस ईफा को डिनर के लिए पूछ रहा होता है, पर लिज प्रिंस को शांत करती है। 2 दिन बाद ये सभी एस्टोरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे सभी एस्टोरिया में आ जाते हैं। प्रिंस बताता है कि हाल ही में ड्रैगन इस एरिया में उड़ने लगा है, उसकी वजह से शहर में ट्रेड करना भी मुश्किल हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन इनके साइड से गुजरता है। इसके बाद कोई लावा टाइगर को समन करके ड्रैगन पे हमला करता है। हालांकि ड्रैगन इससे बच जाता है, लेकिन ये लावा टाइगर ईफा पे अटैक कर देता है। अचानक हुए हमले की वजह से ईफा डर जाती है। सेका तुरंत टाइगर को अपने आइस स्लैब में रोक देता है, लेकिन ये टाइगर लावा से बना था तो इतना काफ़ी नहीं था। सेका इसे ख़त्म करने के लिए आने वाला होता है, तभी इसका समनर इसको पकड़ लेता है। इस बंदे का नाम जैक्ट होता है और यह मर्सनरी ग्रुप का हेड है। प्रिंस ने यहाँ इसे ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए हायर किया होता है। ये जान के सेका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
वो प्रिंस को समझाता है कि जैक्ट का समन इतना स्ट्रांग नहीं है, वो ड्रैगन को ख़त्म नहीं कर पाएगा, और अगर ड्रैगन के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा तो वो दूसरे विलेज में जाकर दूसरे लोगों को भी ख़त्म कर सकता है। सेका की बात सुनने के बाद जैक्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि मेरे रास्ते में टांग मत अड़ा, मैंने हज़ारों ड्रैगन्स को ख़त्म किया हुआ है। खैर, प्रिंस यहाँ जैक्ट को जाने को कहता है। जैक्ट अपने चम्मचों के साथ यहाँ से चला जाता है। आगे सेका को पता चलता है कि प्रिंस ने ना तो क्वीन से पूछा है और ना ही जनता जानती है कि वो ड्रैगन को ख़त्म करने का सोच रहा है। ये जान के सेका समझ जाता है कि ये प्रिंस एक नंबर का बेवकूफ़ है। आगे सेका ईफा को भी थोड़ा सा डांटता है कि तुम्हें अपनी मैजिक पावर का यूज़ क्यों नहीं किया। मैं हर बार तुम्हारे पास नहीं रह सकता, तो तुम्हें अपने आप को बचाना आना चाहिए। सेका की डांट सुन के बेचारी ईफा को रोना सा ही आ जाता है। वैसे सेका, वो भी उसे ऐसे डांटना नहीं चाहता, लेकिन उसकी पिछली लाइफ में ऐसे ही उसके एक स्टूडेंट मारी गई थी, तो वो ईफा के साथ भी ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए उसने थोड़ी सी सख्ती से बात कर ली। आगे ये लोग कासल में आ जाते हैं। सेका ड्रैगन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, जहाँ उसे पता चलता है कि 150 साल पहले भी ड्रैगन ने कुछ ऐसा ही किया था। उस टाइम में ईस्ट में रहने वाले फीमेल ड्रैगन के पास एक मेल ड्रैगन आया था और वो फीमेल ड्रैगन के साथ ही रहने लगा। उसके 50 साल बाद ड्रैगन सेम ऐसे ही कासल के ऊपर उड़ने लगा था, और इसका कारण था कि ड्रैगन ने एग दिया था। ड्रैगन एक्चुअली कासल में हेल्प के लिए आया होता है, और तब की क्वीन ने एग को हैच करने में ड्रैगन की हेल्प की थी। फिर आगे उस ड्रैगन के एग से एक मेल बच्चा बाहर आ गया। बच्चा जैसे ही बड़ा हो गया, तो दोनों ड्रैगन्स बच्चे को यहाँ छोड़ के चले गए, और 50 साल बाद फीमेल ड्रैगन भी नेचुरली मर गई। ईफा कहती है कि शायद इस बार ड्रैगन किसी और वजह से अटैक कर रहा है, क्योंकि अब तो बस एक ही मेल ड्रैगन ही बचा है। सेका ड्रैगन के माउंटेन पे जाने का फैसला कर लेता है। आगे रात को ईफा सेका के पास आती है और उसे बताती है कि प्रिंस मुझे बुला रहे हैं, मैं क्या करूं? सेका उसे कहता है कि तुम्हें उस बेवकूफ़ के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेका देखता है कि ईफा काफ़ी अनकंफर्टेबल सी है, तो वो उसे अपने साथ सोने को कहता है। सेका अभी तक ईफा की फीलिंग्स नहीं समझ पाता, और उसे कहता है कि अगर तुम प्रिंस के हारम में जाना चाहती हो तो जा सकती हो। यकीनन हारम के लिए इनवाइट आना एक ऑनर की बात होती है। ईफा कहती है कि अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेका कहता है कि तुम मुझे याद आओगी, लेकिन हर किसी को आखिर में अपने रास्ते में जाना ही होता है। ये सुन के ईफा को बहुत ही बुरा लगता है। वो बेचारी रोने लगती है और कहती है कि मैं सोचूंगी। अगली सुबह यूका सेका को समझाती है कि कल रात तुमने उस बेचारी को कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। तुम कभी भी समझ नहीं पाए, पर मुझे पता चल गया था कि वो तुमसे बचपन से ही प्यार करती है। आगे सेका प्रिंस के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ईफा के इतने पीछे क्यों पड़े हो। प्रिंस कहता है कि मुझे वो पसंद है। सेका, क्या तुम मुझे उसे दोगे? उसके लिए मैं जितना चाहे उतना पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सेका इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। आगे वो प्रिंस को बताता है कि वो ड्रैगन के पास जाने वाला है। आगे हम यहाँ ईफा और लिज को एक साथ दिखाते हैं, जहाँ ईफा को पता चलता है कि वो एक एल्फ की वंशज है और इसी वजह से वो ऐसे एलिमेंट्स को देख पाती है। लिज ईफा से कह रही होती है कि सेका एक मॉन्स्टर है, वो उसे छोड़ दे और इनके साथ रहे, पर ईफा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ईफा बचपन से ही सेका के साथ बड़ी हुई है, तो उसे यकीन था कि भले ही सेका थोड़ा सा अजीब है, पर वो एक ह्यूमन है। आगे सेका जायंट सर्पेंट के साथ ड्रैगन के पहाड़ के पास आ जाता है। ड्रैगन उस पर सीधा अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सेका ड्रैगन को चालाकी से पकड़ लेता है। आगे सेका को यहाँ पर एक एग दिखता है। उसे पता चलता है कि ये जो मेल ड्रैगन है, इसने अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट कर लिया है, और इसी वजह से वो यहाँ पर एग लेकर आया है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगन और सेका में फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि सेका एग को हैच करने में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस ईफा के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो ज़बरदस्ती ईफा की मर्जी के बिना उसे सेका से स्लेवरी हटाने और अपने साथ रखने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने लगता है। ईफा मैजिक का यूज़ करने लगती है, पर लिज यहाँ पर एक बैरियर बना के उसके मैजिक को रोक देती है। वो यहाँ पर विंड मैजिक का यूज़ करके ईफा की फिंगर पे एक हल्का सा स्लैश लगाती है और ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा रही होती है। लेकिन तभी सेका वहाँ ड्रैगन के साथ आ जाता है। वो सभी से कहता है कि मैंने ड्रैगन के साथ फ्रेंडशिप कर ली है। सेका को यहाँ ड्रैगन के एग को हैच करने के लिए फायर मैजिक यूज़र चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर ईफा को अपने साथ ले जाता है। ईफा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे ये एग के पास आ जाते हैं। तभी इन पे लावा टाइगर अटैक कर देता है, पर सेका उसे आइस वाले स्पेल से फंसा देता है। आगे यहाँ पे जैक्ट और उसके चमचे भी आ जाते हैं। सेका को पता चलता है कि जैक्ट शुरू से ही ड्रैगन के एग के पीछे था, और उसने प्रिंस को यह कह के बेवकूफ़ बनाया कि ड्रैगन को ख़त्म करने के अलावा किंगडम को बचाने के लिए कोई और रास्ता है ही नहीं। खैर, आगे इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैक्ट सेका को बहुत ही हल्के में ले रहा होता है। लावा ड्रैगन इन पे अटैक कर देता है, पर इस बार ईफा अपने वाटर मैजिक का यूज़ करके उसको दूर पटक देती है।
सेका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि ईफा के पास वाटर मैजिक भी है। आगे जैक्ट अपने चमचे और टाइगर के साथ इन पे फिर से अटैक कर देता है, पर सेका वाइट फ्लेम से लावा टाइगर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। यहाँ तक उसकी राख तक नहीं बचती। सेका के पावर को देखने के बाद जैक बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है। आगे जैक के खिलाफ लड़ने के लिए ड्रैगन भी यहाँ पर आ जाता है। ड्रैगन को देख के ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सेका उन सभी को पकड़ लेता है और ईफा जैक की स्पेल बुक को भी जला डालती है। आगे सभी यहाँ प्रिंस के पास आ जाते हैं और इनको सब कुछ बता देते हैं कि जैक ने कैसे उसको बेवकूफ़ बनाया। प्रिंस इन सबको जेल में डाल देता है। सेका प्रिंस को सब समझाता है कि क्यों ड्रैगन अजीब बिहेवियर कर रहा था। ड्रैगन ने एग दिया था, सेका ने एग को हैच करने में हेल्प की, इसलिए ड्रैगन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ड्रैगन के एंसेस्टर्स यहाँ के लोगों को अपने पेरेंट्स की तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने इतने साल तक एस्टोरिया को प्रोटेक्ट किया। ड्रैगन के वंशज की नज़रों में भी आप लोग पेरेंट्स की तरह ही हैं। ड्रैगन के एग को हैच करने में हेल्प करके उनके फेवर को रीपे कीजिए, ताकि ड्रैगन और यहाँ के लोग पहले की तरह फैमिली बन के रहें। लेकिन प्रिंस इसके लिए मना कर देता है। इस गधे को अभी भी बस ईफा चाहिए होती है। वो सेका से कहता है कि वो ड्रैगन को जहर दे के मार डाले, पर यकीनन सेका इसके लिए पूरी तरीके से मना कर देता है। गुस्से में प्रिंस सेका पर ही गलत चार्ज लगा के उसे जेल में डालने लगता है और ईफा को अपने पास आने को कहता है। सेका समझ जाता है कि इस गंदे प्रिंस को किसी और चीज़ की नहीं पड़ी, उसकी बस ईफा पे नज़र है। सेका बहुत ही गुस्से में प्रिंस से कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब तक इस बकवास को इस वजह से झेल रहा था क्योंकि इस पॉलिटिक्स का मेरे कंट्री से कोई भी लेना देना नहीं था, पर तुम्हें किसी और चीज़ की नहीं पड़ी है। मैं ईफा को तुम जैसे बेवकूफ़ लड़के को कभी भी नहीं देने वाला। खैर, आगे लिज माहौल को शांत करती है। वो कहती है कि ईफा क्या फील करती है, चलो हम वो सुनते हैं। ईफा प्रिंस से कहती है कि मैं आपके ऑफ़र को रिजेक्ट करती हूँ, मैं सेका के साथ एकेडमी में वापस जा रही हूँ। ये सुन के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। लिज प्रिंस को समझाती है कि ईफा ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इनका सारा मैटर यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। आगे लिज ईफा को अपने कुछ एलिमेंट्स देती है जिससे वो हीलिंग को भी यूज़ कर सकती है। आगे दोनों एकेडमी की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे रात में हमें मर्डर डेव, जो कि एक ऑर्क है, टायरस लेरिया, इसके पास एक हाई लेवल इवल आई है। लोनी ये एक बीस्ट टेमर है। गुल जेनिस ये एक डबल है और इनका कैप्टन जर्नेम, जिसके पास किसी के भी स्ट्रेंथ देखने की एबिलिटी है, इन डीमंस को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक बंदे को ख़त्म कर देते हैं। हमें पता चलता है कि इनका गोल हीरो को ख़त्म करना है। सेका को यहाँ इनके प्रेजेंस के बारे में सेंस हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सेका को घर बुलाया गया होता है। वो मैबल और आमू को भी अपने साथ चलने को कहता है। आगे सभी यहाँ पर आ जाते हैं। सेका इनको यहाँ पर लव से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर हम ईफा के फादर एडिस को भी देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्लेब होता है। वो यहाँ सेका का ही इंतज़ार कर रहा था। वो सीधा ही उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। वो ही इंतज़ार कर रहा है। फिर सेका उसे कहता है कि तुम आमू के साथ लड़ो, वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। आमू को पता चल गया होता है कि ग्लेब वही है जो सेका और ईफा को बचपन में बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर ग्लेब चीटिंग करके आमू को हरा देता है, जिससे आमू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि ग्लेब अभी मैच्योर हो चुका है। अब वो सेका को एक एनिमी की तरह नहीं देख रहा होता। ग्लेब अभी होली प्रिंसेस का नाइट होता है। होली प्रिंसेस भी यहाँ पर आ जाती है। हमें पता चलता है कि होली प्रिंसेस फियोना ने ही सेका को यहाँ पर बुलाया होता है, क्योंकि वो अमू को देखना चाहती थी। प्रिंसेस को भी पता होता है कि अमू वो फेरीटेल वॉर हीरो है। होली प्रिंसेस को अपने सामने देख के ये सभी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि होली प्रिंसेस कोई टाइटल नहीं है। प्रिंसेस की मदर एक प्रीस्टेस थी और उनके हस्बैंड एक एम्पायर के किंग थे। तो 15 साल पहले जब ये प्रिंसेस जन्मी थी तो उनको होली प्रिंसेस बुलाया जाने लगा। होली प्रिंसेस के पास यहाँ पर कुछ दिन होते हैं, तो वो इनके साथ घूमने का प्लान बना लेती है। आगे दोनों सेका पे भड़क जाते हैं कि उसने इनको क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर होली प्रिंसेस है। खैर, अगले दिन ये सभी सिटी घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा फन करते हैं। आगे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। प्रिंसेस ये कंस्ट्रक्शन का काम क्लोज से देखना चाहती थी, तो वो सेका के साथ आगे जाती है, लेकिन तभी इनके ऊपर कुछ वुड्स गिरने लगते हैं। ग्लेब अपने विंड मैजिक से वुड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अनु अपने अर्थ मैजिक से इनको ढक लेती है। सेका इन दोनों को थैंक्स कहता है। ये दोनों सेका से कह रहे होते हैं कि आखिर तुमने कुछ क्यों नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि होली प्रिंसेस भी थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि सेका ने कुछ भी नहीं किया था। आगे प्रिंसेस थोड़ी सी खुश हो जाए, इसलिए सेका उनको एक गिफ्ट देता है
जिससे प्रिंसेस खुश भी हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि होली प्रिंसेस फियोना सेका को ढूंढ रही होती है, पर सेका उनसे दूर भाग रहा होता है। हमें पता चलता है कि फियोना फ्यूचर को देख सकती है। यूकी को चिंता हो रही होती है कि कहीं फियोना सेका के लिए खतरा ना बन जाए, पर सेका उसे कहता है कि जब तक मैं इवॉल्व नहीं होता सब कुछ ठीक है। आगे सेका अमू से मिलता है, जो कि ग्लैब के साथ ट्रेनिंग करके आई होती है। वो बताती है कि वो ग्लैब के साथ एक भी मैच नहीं जीत पाई। ये सुन के सेका सोच में आ जाता है कि आमू तो एक लेजेंड हीरो है, तो ग्लेब से कैसे हार सकती है। आमू पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं होली प्रिंसेस से छुप रहा हूँ। आमू कहती है कि अरे उनसे थोड़ी सी बात कर लो, वैसे भी हम कल जाने वाले हैं। वो बेचारी टेरेस पे अकेले ही चेस खेल रही है। सेकर यहाँ प्रिंसेस के पास आ जाता है। प्रिंसेस उसके साथ चेस खेलने को कहती है। सेका मान जाता है, पर वो देखता है कि प्रिंसेस तो काफ़ी कम चेस पीसेस के साथ ही खेल रही है। वो प्रिंसेस से कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं जीत जाऊंगा। प्रिंसेस कहती है कि चलो हम एक बेट लगाते हैं, जो भी इस मैच में हारेगा उसे चाहे कुछ भी हो जाए, जीतने वाले की एक चीज़ को करना ही होगा। हाँ, अगर हारने वाला सच में उस चीज़ को नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, वो मना भी कर सकता है। सेका कंडीशन के लिए मान जाता है और वो आगे चेस में हार जाता है। सेका आगे प्रिंसेस से कहता है, आपने अब की फ्यूचर साइड से ऑलरेडी देखा था, है ना? प्रिंसेस कहती है, तो ग्लैब ने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। जब मुझे मेरे पावर के बारे में पता चला, मैं समझ गई कि मेरा जन्म क्यों हुआ। सेका पूछता है कि क्या फ्यूचर देखने की एबिलिटी का यूज़ करके एम्पायर की हेल्प करना। प्रिंसेस कहती है कि नहीं, भले ही मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ, पर वो चेंज भी होता रहता है। ये जानने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी खुद की ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। सेका, मैं तुम्हें अब मैं क्या सोच रही हूँ वो एग्जाम्पल के ज़रिए बताने वाली हूँ। मैं किसी को बचाना चाहती हूँ। चलो मानो कि एक बड़े से होल के पास एक बच्चा खेल रहा है, पर उसे पता नहीं है कि वो उस होल में गिरने वाला है। मैं बस उस बच्चे को बचाना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ तुम्हें बता नहीं सकती। सेका यहाँ पर समझ जाता है कि शायद प्रिंसेस आमू की बात कर रही है। वो कहता है कि अगर आपको मेरी ज़रूरत कभी भी पड़े तो आप मुझसे कह सकती हैं। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। ये सुन के प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से इन डीमंस को दिखाया जाता है, जो कि एकेडमी में हमला करके आमू को खत्म करने का प्लान बना रहे होते हैं। आगे ये लोग कैपिटल की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कैपिटल की तरफ जाते समय सेका अपनी शिनिगामी से देखता है कि उन पर अटैक होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद डकॉइट्स हमला कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं होती, क्योंकि डकॉइट्स ने फ्रंट वाले कैरेज पर हमला किया होता है, जिसमें कोई भी नहीं था। आगे सेका इनसे फाइट करने के लिए कैरेज के ऊपर आ जाता है। डकॉइट्स का बॉस सभी को सेका पर हमला करने को कहता है। डकॉइट्स सेका पर तीरों से अटैक करते हैं, लेकिन सेका मैग्नेटिक स्टॉर्म का यूज़ करके इन तीरों को रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर ये लोग मैजिक का यूज़ करके सेका पर हमला करते हैं, लेकिन सेका बैरियर लगा देता है। आगे ग्लेब भी जोश में आ जाता है। वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इन डेकॉइट्स की बैंड बजा दो। ये सभी डेकॉइट्स को इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस सेका से कहती है कि क्या वो इन सभी डेकॉइट्स को जिंदा पकड़ सकता है। सेका फेज ऑफ वुड का यूज़ करके इन सभी डेकॉइट्स को पकड़ लेता है। इतना सारा बखड़ा हो चुका था, लेकिन इनसे कुछ भी पता नहीं होता। ये कहते हैं कि इनको ये सब तब पता चला जब इनके सामने वाला कैरेज अचानक से रुक गया। खैर, आगे यहाँ पर ग्लेब आ जाता है और वो सेका से कहता है कि प्रिंसेस उसे बुला रही है। यहाँ सेका को पता चलता है कि प्रिंसेस ने उन सभी को पकड़ने के लिए इसलिए कहा था ताकि वो जान पाए कि इनको किसने भेजा है। सेका प्रिंसेस से कहता है कि आपने यह सब ऑलरेडी देखा था, है ना? तो पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि डीमन लॉर्ड कैसे उन डीमंस को मारेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।